हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजनी सर। टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। जीएस की पॉलिटी की 5वीं वीडियो लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। और वही बात, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर ना करने की अलग बात है, लेकिन चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। स्टार्ट करता हूँ पॉलिटी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, इनमें से आपको बताना है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। पहला क्वेश्चन, स्थायी सदन और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, यानी इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। और आप जानते हो 5 वर्ष कार्यकाल लोकसभा का होता है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनता है राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब 2 वर्ष, इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पश्चात रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। रिटायर हो जाते, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता। 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका वेतन? आप जानते हो केंद्र की संचित निधि अब आर्टिकल किसमें? 266 में है। अनुच्छेद 266 में केंद्र की संचित निधि, इनमें से किसका वेतन इससे दिया जाता है? ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, हाई कोर्ट के जजों का और सीएजी का वेतन। इनमें से किसका वेतन संचित निधि से दिया जाता है? इन सब का, इसमें एक ऑप्शन है सभी का, इनमें से सभी का वेतन, यानी इसी से दिया जाएगा। एक ऑप्शन ई याद रखिएगा, वो हो गया। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन, हाई कोर्ट के जजों की पेंशन संचित निधि से, अच्छा इनमें हाई कोर्ट के जजों की पेंशन संचित निधि से दी जाती है। सीएजी का वेतन आपके संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है भाई। इनमें सभी का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, इन सब का, जो ऑप्शन में आपके लिखे हुए हैं। हाई कोर्ट के जजों का अगर वेतन पूछा जाए, अगर यहां पर वेतन, तो वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? हमारे संविधान में संशोधन जो आर्टिकल है 368, ठीक है। और आपके भाग 20 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन 3 विधि से हो सकता है, 3 प्रकार से। हमारा संविधान लचीला भी है और प्लस कठोर, यानी मिश्रित। हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों है, और इसमें से जो आपका संशोधन होगा 3 विधि से। और पहली विधि साधारण बहुमत, किसका? संसद का। दूसरी विधि विशिष्ट बहुमत, मेजोरिटी 2/3 संसद का। और तीसरी विधि
विशिष्ट बहुमत संसद का तथा आधे राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत, आधे राज्यों की विधानसभाओं का बहुमत 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन इनमें से 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 6, 7, 8, 9। तो 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ उस समय कुल न्यायाधीश थे 8, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद इनकी संख्या बढ़ती रही, जैसे 1956 में 11 हो गए, 1960 में आपके कितने हो गए? 14। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन आप जानते हो कितना? 2,80,000 रुपये। ठीक है ना, 2,80,000 और अन्य का वेतन 2.5 लाख रुपए है। ठीक है ना, तो अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन, किसके फैसलों के खिलाफ कहीं पर अपील नहीं की जा सकती? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ, लोक अदालतों के या जिला अदालत? इनमें से याद रखिएगा, जिसने जो निर्णय दे दिया उसकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती और उसका जवाब है लोक अदालत। लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं वो अंतिम होते हैं, अंतिम होते हैं। इनकी कहीं पर सुनवाई नहीं होती। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया पेपर में, लोक अदालत के जो डिसीजन होंगे वो अंतिम होंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा राज्यों के हाई कोर्ट, आप जानते हो हाई कोर्ट इस समय कितने हैं? 25। अब आपको ये बताना है सबसे ज्यादा राज्यों के हाई कोर्ट कहां पर है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा राज्य, ऑप्शन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु। तो जवाब है असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में 4 राज्यों के हाई कोर्ट, 4 राज्यों के हाई कोर्ट है। 4 राज्यों के हाई कोर्ट आपके गुवाहाटी में है। 1948 में स्थापना हुई थी। 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम का, पहले 7 राज्यों के थे भाई, असम का। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राज्य है नागालैंड, और चौथा राज्य है आपका इनमें से मिजोरम। इन राज्यों के हाई कोर्ट कहां? गुवाहाटी में है। पहले 7 राज्यों के थे यहां पर गुवाहाटी में, पहले 7 राज्यों के थे। 2013 में 3 राज्यों के हाई कोर्ट निकलकर यहां पर रह गए 4 के। इनमें से किस राज्य का अपना हाई कोर्ट है? इनमें से किस राज्य का अपना हाई कोर्ट है? गोवा का है, नागालैंड का है, मिजोरम का है, या अरुणाचल प्रदेश का है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, मैंने अभी कहा किस राज्य का, अभी लिखवाया मैंने आपको। नागालैंड का हाई कोर्ट अपना नहीं, गुवाहाटी में। अरुणाचल प्रदेश का अपना हाई कोर्ट नहीं है, गुवाहाटी में है। और मिजोरम का मैंने लिखवाया है, आपका अपने वहां पर नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि गोवा का हाई कोर्ट कहां है। आपका एक जवाब बचता है, गोवा का भी अपना हाई कोर्ट नहीं है। गोवा का हाई कोर्ट नहीं है, ये कहां पर है? बंबई में। गोवा का हाई कोर्ट बंबई यानी महाराष्ट्र में है। तो इन चारों राज्यों में से किसी का भी अपना हाई कोर्ट नहीं है।
तो जवाब है इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस राज्य की विधानसभा सीट 60 नहीं है? यानी आपके 28 राज्य और 3 यूटी, तो लगभग आपके 31 ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। जम्मू कश्मीर में विधान सभा के गठन की बात, अब इलेक्शन नहीं हुए, दिल्ली और पुदुचेरी में है, और 28 राज्य। तो इनमें से किस राज्य की विधानसभा सीट 60 नहीं है? तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है? 60 है। नागालैंड की विधानसभा सीट 60 है। त्रिपुरा की विधानसभा सीट 60 है। इसके अलावा 60 विधानसभा सीट वाले और आपके कौन कौन से राज्य है? मणिपुर, और एक आपका मेघालय। इन राज्यों की भी विधानसभा सीट 60 है। तो इनमें एक ऑप्शन आपका बचता है, किसकी विधानसभा सीट 60 नहीं है? तो मिजोरम की विधानसभा सीट 60 नहीं है। कितनी है? 40 है। 40 विधानसभा सीट वाला एक मिजोरम के अलावा एक राज्य हो रहे गोवा। गोवा की भी विधानसभा सीट 40 ही है। ठीक है भाई, विधानसभा सीट पे क्वेश्चन, लोकसभा सीट पे क्वेश्चन आता है, इनमें से इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। इन राज्यों की विधानसभा सीट 5 की 60 है। उन 5 के नाम 3 ये हो गए और 2 आपके ये हो गए जो मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। ठीक है, पहले वित्त आयोग एफसी, आप जानते हो इसका जो गठन आर्टिकल 280 के तहत नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्ष कार्यकाल, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और पहले वित्त आयोग का जो कार्यकाल था वो 1952 से 1957 तक था। तो यहां पे सवाल है, पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष इनमें से कौन? केसी नियोगी। जिसका कार्यकाल 1952 से लेकर 1957 तक था। केसी नियोगी, सतीश चंद्र नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष ये थे नियोगी। अब संथानम दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, सेकंड एफसी। ए.के. चंद्रा थर्ड एफसी, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और राजमन्नार, ये चारों के जो ऑप्शन है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और ये थे आपके चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके राजमन्नार। तो 4 इनमें से अब तक आप जानते हो 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है 13वें एफसी के अध्यक्ष इनमें से कौन था? अब आपका इनमें से 13वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? जो मैंने 4 नाम बताए, 4 वित्त आयोग के, ये भी वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। कौन कौन? जैसे केसी पंत, सी रंगराजन, विजय केलकर, वाई.वी. रेड्डी। इनमें से 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर। विजय केलकर
13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और अगर उन्होंने पूछ लिया केसी पंत, केसी पंत किस वित्त आयोग के अध्यक्ष? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत। सी रंगराजन, चक्रवर्ती रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 12वें एफसी। अब एक ऑप्शन और आपका बचा, वाईवी रेड्डी। वाईवी रेड्डी, वेणुगोपाल यागा रेड्डी, ये आरबीआई का पूर्व गवर्नर, ये आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब ये बात आप याद रखिएगा, वित्त आयोग का जो काम केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच में करों का विभाजन कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? आपको यह पता है, लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ वो 1926 में हुआ और ली कमीशन की सिफारिश पर हुआ। ली कमीशन की सिफारिश पर। और ये जो ली कमीशन आया था वो 1924 में आया था। ठीक है, आपके मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919। ठीक है, तो इसमें पूछा है इसका पहला अध्यक्ष कौन था? आपका जवाब रोज बार्कर। रोज बार्कर 1926 से लेकर 1932 तक यह है लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा। अब इसका नाम यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग हो गया है। अगर पूछ लिया कि डेविड पैट्री कौन, तो डेविड पैट्री दूसरे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 1932 से 1936। अब आपको एच के कृपलानी पहले भारतीय अध्यक्ष, पहले भारतीय अध्यक्ष लोकसभा आयोग के। और अगर एक ऑप्शन बचा मनोज सोनी, यूपीएससी का प्रेसिडेंट है वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी। मनोज सोनी। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस राष्ट्रीय पार्टी इस समय वर्तमान में भारत में 8 है का चुनाव चिन्ह घड़ी है? जैसे आईएनसी, एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आप जानते हो वर्तमान में हाथ का पंजा। एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाले, इसका चुनाव चिन्ह आपका क्या है? घड़ी। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, इसका चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल, ममता बनर्जी वाली। ठीक है, और एक आपका बचा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका है आपका हसिया
और बाली। बाली। ये 8 में से 4 राष्ट्रीय पार्टी है। इनमें से आपका एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पदाधिकारी का वरीयता क्रम में, एक होता है प्रोटोकॉल वरीयता क्रम, जैसा कहा जाए पहले नंबर पे आप जानते हो कौन है, राष्ट्रपति हैं। दूसरे नंबर पे प्रोटोकॉल के हिसाब से आपका उपराष्ट्रपति आएगा। तीसरे नंबर पे आपका पीएम। चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, और 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति या कोई उप प्रधानमंत्री है। पूछा है 6ठे नंबर पे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्य का मुख्यमंत्री, भारत रत्न प्राप्तकर्ता कोई भी व्यक्ति हो, जैसा सचिन तेंदुलकर हो, ठीक है, और राजदूत। इनका वरीयता क्रम में किस पदाधिकारी का वरीयता क्रम में स्थान कौन सा है, 6ठा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वरीयता क्रम में स्थान 6ठा, और 6ठा ही स्थान एक व्यक्ति का और है, एक पदाधिकारी का, जिसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। अगर ये नहीं दे तो ये दे देगा। 6ठी पोजीशन पे ही दोनों इक्वल है, सीजीआई और लोकसभा अध्यक्ष। सीएम का वरीयता क्रम में स्थान है 7वां। अपने अपने राज्यों में, और भारत रत्न प्राप्तकर्ता का वरीयता क्रम में स्थान है, जैसा सचिन तेंदुलकर का 7th A, 7A। और राजदूत का अगर वरीयता क्रम में एम्बेसडर का पूछ लिया तो आपको याद रखना है 8वां। यानी सपोज करो सचिन तेंदुलकर है और कोई राजदूत है, उनको वरीयता क्रम में यानी बैठाने का, सिटिंग यानी किसका रेस्पेक्ट किया जाएगा, प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, सचिन का पहले या राजदूत का पहले, तो सचिन तेंदुलकर, ठीक है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता किसी भी व्यक्ति को जिसको भारत रत्न मिल चुका है, वरीयता क्रम 7A दी जाएगी। सीएम, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उसी सचिन तेंदुलकर दोनों का इक्वल, लेकिन राजदूत नीचे रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष ऊपर रहेगा, पूर्व प्रधानमंत्री भी इक्वल रहेगा सीएम के, भारत रत्न प्राप्तकर्ता के। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, दिक्कत कुछ नहीं है। अब ज्यादा बताना भी हानिकारक होता है, बच्चा सोचता है इतना कहां तक याद करो, तो भाई उसके लिए तो आप ही लोगों को मेहनत करनी है। पढ़ना और ना पढ़ना आपके हाथ में है। काम ज्यादा कराता था और कराता रहूंगा, एक फंडा है, वो उस तरीके से नहीं होता कि आपको को महाकाल की कसम, भगवान की कसम, ये वो सिलेक्शन हो जाएगा, होगा, लेकिन वो केवल आप लोगों की खुद की मेहनत से होगा। जितने मेहनत आप खुद करोगे उतने ही आप कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाओगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुक्का कभी भी लग सकता है, तुक्का लग सकता है, लेकिन जो मन के अंदर विश्वास होता है वो, अभी मैंने इस पॉलिटी को लेके सिर्फ इसलिए आया था कि सारे के सारे पॉलिटी जितनी भी स्टूडेंट ने कहा सर एक तरफ से पढ़ाइए, ये एक तरफ से लेकर, और वो क्वेश्चन लेके आया जो आपके अमूमन पेपर में, किसी ना किसी पेपर में, प्रैक्टिस सेट में, बार बार सर भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं, एक प्रैक्टिस सेट तो सोल्व करिए और जीएस भी पढ़िए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जीएस नहीं पढ़ना, ज्यादा है तो पढ़ते ही नहीं, फायदा नहीं याद करेगा। तो लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा, अगर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा, अगर आप जीएस या कोई भी सब्जेक्ट छोड़ते हो, एक 25 नंबर का कोई भी सब्जेक्ट छोड़ते हो, तो आप 75 पे फाइट करोगे, ना कि 100 पे। तो ये आपके ऊपर है, सब्जेक्ट को कैसे करना है। 20-20 क्वेश्चन, 100 में से 20-20, जैसे
एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन, 20 नंबर जीएस, 20 मैथ, 20 हिंदी, 20 रीजनिंग। इनमें से अगर आपका एक कोई भी क्वेश्चन पोर्शन छूट गया या नहीं कर पाए तो 80 की जगह 60, और वहीं आप फाइट पे से बाहर हो जाओगे। मेहनत आपको करनी है। किस तरीके से हम तो बता सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, ये सारी। अगर मैं कहूं इस सवाल का किस पदाधिकारी का वरीयता क्रम में स्थान छठा है, कोई बताएगा जी इसका, बात खत्म। अगला क्वेश्चन फिर बना के ले आया जाएगा भाई इसका। मैंने कहा 7वां इसका, 8वां इसका, 7A इसका। अगर इन्हीं व्यक्तियों को, सवाल मैं बार बार कहता हूं, यहीं पर मैं ये कहूं, इनको बढ़ते से आपके जो ऊपर की तरफ क्रम वाइज बताइए, यानी पहले नंबर पे इनमें अगर मैं कहूं सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका सीजीआई, नहीं, आपका सीजीआई आएगा, दूसरे नंबर पे सीएम आएगा, फिर उसी के इक्वल भारत रत्न प्राप्त करता, और सबसे लास्ट में आएगा एम्बेसडर, राजदूत। तो इस तरीके से आपको यह करना पड़ेगा। जैसा लोकसभा अध्यक्ष मैंने एक दिन आपको कराया था, कौन सी 17वीं लोकसभा, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे कम, कौन से लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे अधिक, ये मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, पिछली क्लास में भी, लेकिन शायद आप लोग देखते नहीं या टाइम नहीं मिलता आपको पढ़ने का, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। किस अनुच्छेद में प्रादेशिक भाषा है? आप जानते हो राजभाषा, हमारी क्या, हिंदी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप जानते हो 14 सितंबर। 14 सितंबर को क्यों? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया था, प्रादेशिक भाषा। तो 343 में है राजभाषा हिंदी, 344 में है राजभाषा आयोग का गठन। राजभाषा आयोग बीजे खरे 1955 में, बाल गंगाधर खरे। राजभाषा आयोग का गठन 344 में। 345 में है प्रादेशिक भाषा हिंदी। प्रादेशिक किसी राज्य की प्रादेशिक भाषा आर्टिकल 345 में है। और आपके कितने 9 राज्यों की जो भाषा है प्रादेशिक भाषा, वो हिंदी है, वो हिंदी है। तो जैसे अगर कहा जाए किस किस की, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की भी प्रादेशिक भाषा हिंदी है। यूपी उत्तराखंड, एमपी छत्तीसगढ़, बिहार झारखंड, 6 तो ये हो गए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, 3 आपके ये हो गए, और एक दिल्ली। तो ये आपके 9 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश की जो प्रादेशिक भाषा हिंदी है, और वो आर्टिकल किस में है? 345 में है। अब 348 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजकीय भाषा, जो काम कार्यकारी भाषा है, वो अंग्रेजी है, आर्टिकल 348 में है। इनमें से क्या 1950 में नहीं हुआ? राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकृत हुआ? नहीं हुआ। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्वीकृत हुआ, ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक इसी में हुई, मतलब 1950 में हुई। नहीं का तो जवाब है आप इनमें से ये क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत 22 अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तो इनमें से 1950 में क्या नहीं हुआ? राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत नहीं हुआ, वो हुआ 22 जुलाई 1947 में। राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकृत 26 जनवरी
1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान स्वीकृत 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत स्वीकृत 24 जनवरी 1950। ठीक है, और अगर ये कहा जाए इनमें से इसको निकाल दिया जाए, ठीक है, और ये कह दिया 4 ऑप्शन बन जाए 24 जनवरी 1950 को क्या नहीं हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ स्वीकृत हुआ था। तो ऑप्शन आपके 5, 4, 5 जो भी होंगे वो वहीं पर पूरे के पूरे कराता हूं, और आपको लगता है सर सवाल ज्यादा हो गए, तो गलती मेरी है। मैं मानता हूं कि काम ज्यादा कराना यह है कि बच्चों का भला हो जाए, कम टाइम में वो चीज कर जाए, लेकिन हो सकता है मेरा ये तरीका आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, गलत लग रहा है, कोई बात नहीं। मुंह पे कह रहा हूं, सामने कहता हूं, पसंद करते तो लाइक एंड शेयर होता, पसंद नहीं करते तो लाइक एंड, एक तरफ से कराने के बावजूद भी नहीं करते, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है? मेरे पास कहने के लिए अब शब्द नहीं है, वो आपके ऊपर है। बस चैनल सब्सक्राइब, वीडियो देखिए, लाइक और शेयर नहीं करते वो मेरी वीडियो मत करिए, लेकिन बाकी और टीचर्स की तो करिए कम से कम, क्योंकि मेरा तरीका आपकी पसंद ना आने का कारण है। ये आया बताया इनमें से कौन 50 में, भैया ये लो बात खत्म, 5 मिनट बोल दिया, 4 बातें इधर की कर ली, 4 उधर की कर ली, वो आपको पसंद होता है। लेकिन यहां मैं चाहता हूं 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट जो भी आया जाए आपके लिए यूजफुल हो, वो डाटा जो टाइम आप कंज्यूम करो वो आपके काम आए। तो तकलीफ ही सिर्फ एक ही बात से होती है कि तरीका आपको पसंद नहीं है, ज्यादा काम कराना आपको पसंद नहीं है। 10 सवाल 20 सवाल लाया, इसका ये हो गया, भैया याद कर लियो, बात खत्म। बनोगे आप, कामयाब होगे अपनी मेहनत से। हम तो प्रयास कर सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना आपकी मेहनत के कोई कामयाब नहीं कर सकता आपको, हम भी नहीं कर सकते जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। मेहनत आपको करनी है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या हो, इस पे मैं पूरे 30 मिनट तक बोल सकता हूं, इस पे, इन चीजों पे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान सभा की पहली बैठक, अंतिम बैठक कब हुई, कितने सदस्य शामिल थे, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, किस अधिवेशन में गाया गया, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो आपको तरीका पसंद नहीं है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम, आप राष्ट्रीय पक्षी आप जानते हो हमारा क्या है, मोर, और मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पावो क्रिस्टेटस है। अब बाकी ये 3 मैंने आपको ऑप्शन और बता दिए, इनमें जैसे नेलंबा न्यू सफेरा, कमल का फूल, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। पैंथेरा टाइगरस लिनायस, ये हमारा बाघ, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, पैंथेरा टाइगरस लिनायस ये है। एलिफास इंडिका, ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर पशु, वो आप जानते हो क्या है, हाथी। तो ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है, हाथी राष्ट्रीय धरोहर पशु, वैज्ञानिक नाम इनका, इन चारों के बाकी के मैंने और वैज्ञानिक नाम बता दिए। सीजीए यानी कैग की रिपोर्ट की जांच, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की जांच इनमें से कौन सी समिति करती है? उस समिति का नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है जिसका गठन 1921 में हुआ, और इस लोक लेखा समिति में आपके 22 सदस्य है, 15 लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से। 1921 में गठन, और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष 1967 से विपक्ष का नेता और आज वर्तमान में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, प्राक्कलन समिति सरकारी खर्चों में कैसे कमी लाई जाए
इसके बारे में। सदस्य संख्या 30। सार्वजनिक उत्क्रमण समिति, इसका आप जानते हो 1963 में गठन हुआ, 22 सदस्य, नियम समिति में 15 सदस्य। तो सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करेगी? लोक लेखा समिति इसकी जांच करेगी। किस समिति ने पंचायती राज को 2 स्तरीय करने की बात कही थी? पंचायती राज आप जानते हो आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 के अंदर है, और आप जानते हो कौन से किस भाग में है? पार्ट 9। और भारत में पंचायती राज का जनक अगर बोला जाए देश की आजादी के बाद, देखिए जवाब है 2 स्तरीय करने की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, BRM समिति, जिसका गठन 1957 में हुआ था। इसने पंचायती राज को त्रिस्तरीय ग्राम स्तर पर, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर और आपका जिला स्तर पर 1957 में आई थी। और बलवंत राय मेहता, पूरा नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को बगधारी गांव, नागौर जिले, राजस्थान में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में, जिसने 2 स्तरीय ग्राम स्तर को खत्म करने की बात की थी, ठीक है। सिंघवी समिति 1986 संवैधानिक दर्जा देने की बात की पंचायती राज को। और 1988 में आपका थुंगन समिति, 1988 में थुंगन समिति, इसने भी पंचायती को राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। जैसा LM लक्ष्मीवल सिंघवी समिति और थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, BR अम्बेडकर, वो आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957। क्लियर? तो पंचायती राज फिलहाल त्रिस्तरीय है, ज्यादातर राज्यों के अंदर 1957 में आए थे, और इन्हें पंचायती राज का शिल्पीकार बोला जाता है। ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए, एक होता है आपका ग्राम प्रधान, ये ग्राम सभा का होता है या ग्राम पंचायत का? यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो गांव का प्रधान बनेगा, बनने के लिए फॉर्म भरेगा, उसकी मिनिमम एज कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। देखिए 25 वर्ष आप जानते हो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु, विधानसभा, अब आपका 30 वर्ष राज्यसभा और किसका? विधान परिषद। ठीक है। अब बचे 2, 21 वर्ष, याद रखिएगा, नगर निकाय का सदस्य, और आपका ग्राम प्रधान बनने की जो आयु है वो 21 वर्ष। ठीक है, ग्राम प्रधान बनने की जो आयु है वो 21 वर्ष होगी। अगला, और हमारे जो वोट डालने की आयु, मतलब मान लीजिए लोकसभा के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में अगर हम वोट डालेंगे तो वो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य की न्यूनतम आयु। फिर वही ऑप्शन वही है, ग्राम सभा। अभी मैंने फिर आपको बताया ग्राम सभा किसे बोलेंगे, और दूसरा मैंने लिखा था ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत का होता है कौन, ग्राम प्रधान। जो गांव का प्रधान बनेगा वो ग्राम पंचायत से चुनकर बनेगा। इसके लिए आयु कितनी, ग्राम सभा किसे बोल लेंगे, गांव के वे व्यक्ति, वे नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, वो ग्राम सभा के सदस्य यानी जो वोट डालेंगे, जिनकी यानी कहा गांव के सभी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा देश के सभी व्यक्ति मतदाता है, नागरिक है। देश में सभी नागरिक है लेकिन प्रत्येक नागरिक मतदाता नहीं है, लेकिन प्रत्येक मतदाता नागरिक है। तो वही बात है, ग्राम सभा उसे कहेंगे जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, उसे ग्राम सभा बोल लेंगे। उसके लिए 18 वर्ष। और ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और गांव के जो ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य होंगे उनकी लिए आयु आप जानते हो कितने, 21 वर्ष। तो ये आज आपके क्वेश्चन थे, मिनिमम एज इनकी पूछी गई है। तो ये मैंने आज आपको डिफाइन करके आपको बताया है किसका कितना कार्यकाल। क्वेश्चन पसंद आना ना पसंद आना ये अब आपके ऊपर है, इस बारे में मैं आपसे कहूँगा भी नहीं। बस यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। इसको ना करें लेकिन बाकी जो भी इस चैनल पे आ रहे हैं उनकी। और सच बता रहा हूँ मैं, अश्वनी सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हद से ज़्यादा। क्योंकि हम जानते हैं, आपको तो पता है वो वीडियो ले आई बना ली, लेकिन हम जानते हैं वो कितने आप लोगों के लिए कितने, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन शायद आपको मेरा तरीका पसंद नहीं इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन हद से वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे। तो कोशिश यही है कि उनके लिए जो वो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको आदमी इस तरीके से करे कि वो डिमोरलाइज ना हो। और हमेशा आपके लिए इतना करने के बाद उनको भी आप सपोर्ट करिए। उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए भी और आप सब के लिए। तो इसीलिए टारगेट अश्वनी क्लासेस के इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए और इसको फैलाइए। बहुत मेहनत करके आप तक वो वीडियो पहुंचाते हैं, हम भी पहुंचाते हैं, ऐसी बात नहीं। कभी कहो कि सर आप अपने बुराई करें, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तरीके की बात कह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया था। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।